वेलकम दोस्तों, आप सभी जुड़ गए हैं मार्क फॉर क्राइम चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके सनक से वह इंसान हैवान बन गया और कई लोगों को उसने बेरहमी से हत्या की और इतिहास में भयानक सीरियल किलर के रूप में कुख्यात हुआ। आइए समझते हैं, एक सीरियल किलर अगर होता कौन है। एक ऐसा इंसान जो 3 या उससे ज़्यादा लोगों की हत्या 30 दिनों के ज़्यादा समय अंतराल पर करता है और प्रत्येक हत्या के बीच एक समय के लिए वह इनएक्टिव हो जाता है और उसे इन हत्याओं से एक अलग ही तरह का आनंद मिलता है। इतिहास के कई हत्यारों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि जैक द रिपर और टेड बंडी, जिसकी पसंद अब इतिहास में कम हो गई थी, जो एक समय में बहुत बड़े कुख्यात थे। हालांकि एक ऐसा व्यक्ति है जो इस अपराध की भयानक दुनिया पर अपना राज जमाए है, जो किसी भी सीरियल किलर की तुलना में कम समय में सबसे अधिक लोगों की हत्या किया और हो सकता है कि आप भी इसके बारे में अभी तक ना सुने होंगे। यह कहानी ल्यूसाका स्ट्रैंगलर की है, जो जाम्बिया का एक विश्व रिकॉर्ड सीरियल किलर है। ल्यूसाका स्ट्रैंगलर उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह अपने विक्टिम्स को गला दबाकर मौत के घाट उतारता था। 5 जनवरी 1980 को सेंट्रल लुसाका पुलिस को एक अनजान कॉल किया गया था और बताया गया था कि जाम्बिया में लुसाका बॉयज प्राइमरी स्कूल के पीछे के खेल के मैदान में एक लाश पड़ा है। जब वहां पुलिस पहुंची तो उन्होंने सबको देखा, जो पहले से ही आधी सड़ चुकी थी। इस अवस्था में सबकी मृत्यु की सटीक कारण बताना संभव नहीं था। इन तथ्यों से पुलिस ने यह नतीजा निकाला कि महिला की हत्या कहीं और की गई थी, बाद में इसे यहाँ फेंक दिया गया। इस सब की पहचान 21 वर्षीय गेस सिम्बुलु महिला के रूप में की गई, जिसने अपने भाई को पत्र देने के लिए सिनाजोगवे से लुसाका की यात्रा की थी। उसे जाम्बिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंटरव्यू के लिए किटवे की यात्रा करनी थी, लेकिन दुखद बात यह था कि अब ये मौका उसके हाथों से जा चुका था। पुलिस के पास शुरू में ऐसा कोई सुराग नहीं था कि हत्यारा कौन हो सकता है और वे जल्दी ही इसका पता लगा लेते, पर ये यहीं रुकने वाला नहीं था। पिछले हत्या के अगले दिन ही 6 जनवरी को एक और महिला का शव मिला, जो चितुकुको रोड के एक फुटपाथ पर पड़ा था। पुलिस यह निर्धारित किया कि यह अज्ञात महिला है जिसका गला घोंटकर हत्या की गई थी। उस शव के कुछ मीटर दूर ही कुछ मोती बिखरे हुए थे, जो यह बता रहा था कि उसकी हत्या उसी स्थान पर की गई है। उसके शरीर में गर्दन और नाभि पर एक गहरा चोट का निशान था। उसके मुंह और नाक से झाग जैसा अजीब सा पदार्थ निकल रहा था, जिससे यह अनुमान लगा सकते थे कि हत्यारे ने केमिकल्स का इस्तेमाल किया है। इस महिला को इतनी निर्दयता के साथ हत्या की गई थी कि उसकी पहचान भी नहीं की जा सकी। पुलिस ये भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि हत्यारा कौन हो सकता है जो इतना घिनौना अपराध किया था। पुलिस को जल्दी पता चल जाएगा कि यह हत्या का सिलसिला का बस शुरुआत था, जो 9 महीने तक चलने वाला था, जिसमें महिलाओं के साथ 10 साल के बच्चों को सप्ताह में एक बार मारा जाएगा। 30 जनवरी को पहला शव मिलने के 25 दिन बाद ही पुलिस को एक छठा शिकार 21 वर्षीय क्लॉडिया मेमोलोवा का मिला, जिसे एक बार फिर से गला दबाकर ही मारा गया था और खबरों के अनुसार उसे जाम्बिया के एक सैनिक के साथ देखा गया था। इस बिंदु पर पुलिस यह समझ गई थी कि इन सभी हत्याओं का स्वरूप एक समान प्रतीत हो रहा था, जो किसी खास वर्ग के जनसंख्या या समूह के महिलाओं से जुड़ी थी और इन्हें शिकार बनाया जा रहा था। लेकिन अभी पुलिस को ये नहीं पता था कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, किसी अपराधियों के समूह का या किसी अकेले सातिर शख्स का। अभी तक जितने शव मिले हैं वे बिल्कुल खुले जगह में थे और आसानी से देखा जा सकता था, जिसका शायद ये मकसद था कि सभी को इसके बारे में पता चले, विशेष रूप से लुसाका पुलिस को।
जब पुलिस को 16वीं शिकार मिली तो इस बार उन्हें आखिरकार कुछ सुराग हाथ लगे। हालांकि उन्होंने जो खोजा वह उत्तर से अधिक प्रश्न छोड़ गया था। 15 वर्षीय मरियम चिवाला का शव मिला, जिसे पिछले हत्याओं की तरह ही गला दबाकर मारा गया था। उसके शरीर के पास पुलिस को कार्डबोर्ड के टुकड़े पर एक संदेश मिला जो स्ट्रेंगलर द्वारा छोड़ा गया था। संदेश में लिखा था, कुछ भी नहीं कहना है दोस्त, और जब आप चुनाव के लिए जा रहे थे तो मैंने भी जो कुछ भी कहा था उस पर ध्यान न दे। कॉमरेड अब औरत नहीं है, कृपया मेरे दोस्त सावधान रहें। आप कैसे चलते हैं, अब आपकी कोई महिला नहीं है। इस नोट के पीछे के अर्थ ने कई लोगों को अपना सर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ऐसा लगता है जैसे स्ट्रिंगलर सीधे किसी व्यक्ति से बात कर रहा था जिससे उसने पहले ही बात की थी। शायद वह अपनी इस हत्या के मामले पर काम कर रहे पुलिस फोर्स में से किसी को जानता था और चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा था। संदेश का पीछे का अर्थ जो भी हो, ये हाथ ना आने वाले सीरियल किलर की खोज जारी थी। लुसाका पुलिस पर दबाव पड़ने लगा था और प्रेस ने सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बलों से मदद लेने के लिए कहा, लेकिन जाम्बिया सरकार ने इसके खिलाफ फैसला किया, यह मानते हुए कि वे खुद इस मामले को हल कर सकते हैं। महिलाओं को सतर्क की चेतावनी मीडिया के माध्यम से दी जाने लगी थी। सुबह से शाम तक सख्त कर्फ्यू लगा था और 10,000 चैंपियन ख्वाजा का इनाम सरकार द्वारा घोषित किया गया। इन सभी गतिविधियों के बावजूद भी उसे पकड़ा ना जा सका और देखते ही देखते 16 जून तक मरने वालों की संख्या 23 हो गई थी। ये सभी महिला विक्टिम्स ही थी। सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक विशेष जांच दल बनाया गया, जिसमें जाम्बिया के सबसे बेहतरीन अधिकारियों का एक समूह और SIT के कुछ लोग थे, जिसका हेड विलियम मुंडिया था। इसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन रोजमेरी शुरू किया गया। मुंडिया ने सारे तथ्यों को देखते हुए लुसाका स्ट्रिंगलर के बारे में यह निष्कर्ष निकाला कि एक ही व्यक्ति है जो ये सब काम कर रहा है, क्योंकि जितने ही विक्टिम्स थे उन सब की हत्या एक ही तरीके से की गई थी। उस दरिंदों को दर्द पहुंचने के लिए SIT टीम ने उन इलाकों का निगरानी करना शुरू कर दिया जहां ये सब घटनाएं घट रही थी। और 16 जुलाई को इस मामले में एक नया सफलता मिला। कम्बाला बस स्टेशन के पास शाम 7:30 बजे एक डिटेक्टिव कांस्टेबल चिकटोटी वहां आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखा था। तभी उसने देखा कि एक महिला जो सफ़ेद धारियां वाली कमीज पहनी हुई थी किसी शख्स से तेज आवाज़ में बात कर रही थी। तो उसे उस पर संदेह हुआ और उसके साथ जो सैनिक था उसके चेहरे पर कुछ निशान थे जो बिना दाढ़ी के कद में थोड़ा छोटा और मोटा था, जबकि महिला भूरी लंबी और लंबे बाल वाली थी। आधे घंटे बाद वो दोनों बस स्टेशन से निकल गए और कम्बाला की ओर चल दिया और रात के अंधेरे में गायब हो गए। उस डिटेक्टिव का संदेह आखिर सच साबित हुआ, क्योंकि अगले दिन ही उसी महिला ने पुलिस को सूचना दी कि वह लुसाका स्ट्रिंगलर के चंगुलों से बाल बाल बची। वह महिला 19 वर्षीय नोरा सोको थी, जो कितवे से अपने माता पिता से मिलने लुसाका जा रही थी। उसे पहले ही अच्छे से पता था कि यहाँ इस इलाके में एक खूंखार सीरियल किलर घूम रहा था। उसने बताया कि उसे 2 सैनिकों ने संपर्क किया था, एक लड़ाकू गियर और दूसरा हरे रंग की वर्दी में थे। हरे रंग के वर्दी वाला थोड़ी देर बाद चला गया था, लेकिन दूसरा सैनिक जो लड़ाकू गियर पहना था उसे जहाँ तक जाना था वहाँ तक ले जाने की पेशकश की, जिसे उसने विनम्रता से मना कर दिया। नोरा ने फिर बताया कि कैसे वह सैनिक उसका पीछा करने पर मजबूर कर दिया था। सैनिक ने बिना उससे पूछे उसकी टोकरी उठाई जिसमें उसका सारा सामान और राष्ट्रीय पंजीकरण कार्ड था, और वह तेजी से चलने लगा। और कुछ दूर जाने के बाद एक झाड़ी वाले रास्ते पर पहुंचने पर सैनिक ने अपना परिचय देते हुए बोला कि मेरा नाम लेफ्टिनेंट न्याम्बे है। नोरा से पुलिस ने पूछा कि क्या तुम उस शख्स को लड़ाकू वर्दी के बाहर पहचान पाओगी? तो नोरा ने बोला, हाँ मैं पहचान लूँगी। और यह भी पुलिस को बताया कि कैसे उसने मुझे कंधों से पकड़ लिया और मुझे नीचे गिरा दिया
वह मेरी गर्दन दबाने लगा। मैं उसे अपने से दूर करने में कामयाब रही। इसके जवाब में उसने शिफ्टिंग स्पैनर जैसे औजार से मेरे नाभि पर वार किया और बोला, तुम अकेली लड़की हो जिसे मैं मारने में नाकाम रहा हूँ। मैंने बाकियों को मार डाला है, इसलिए तुम भी मुझे गिरफ्तार करा सकती हो। और फिर कई बार मुझे नाभि पर जोर जोर से मारा और यही आखिरी बात मुझे याद थी। उसी दिन हमले के दौरान पास में ही 3 सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर थे, जो नोरा की चीख सुनते ही सीटी बजाते हुए उनकी दिशा की ओर दौड़ पड़े। और इसके वजह से न्याम्बे अपना मकसद पूरा नहीं कर पाया और गिरफ्तार होने के डर से वहां से भाग गया। और शुक्र था कि वो बाल बाल बच गई। उसका जिंदा रहना सीआईडी अधीक्षक मुंडिया के लिए अच्छी खबर थी। हमले में नोरा के पेट पर कई चोट आई थी और उसके गर्दन के किनारे पर नाखून के निशान थे। नोरा की जीभ पर घाव भी होने शुरू हो गए थे, जो एक अज्ञात केमिकल के वजह से हुआ था, जिसे वह जबरदस्ती देने की कोशिश कर रहा था। नोरा सोको अब ऑपरेशन रोजमेरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी और आत्मविश्वास के साथ नोरा ने बताया कि वह बिना किसी संदेह के साथ लुसाका स्ट्रिंगलर को पहचान कर सकती है। इससे उसके आतंक के शासन को अंत करने में मदद मिले। नोरा के बयान से पुलिस जान गई थी कि हत्यारा एक सैनिक के वर्दी में रहता है, जिसका पुष्टि 30 जनवरी को कोलाडिया मैम्बाला के साथ एक सैनिक के देखे जाने के पिछले विवरण से प्राप्त हुआ था। पुलिस ने अब अपने जांच पड़ताल पहलू को सीमित कर दिया, क्योंकि यह हत्यारा एक पूर्व सैनिक या सेना की वर्दी में हो सकता है, तो इसकी तलाश शुरू हो गई। दुर्भाग्य से न्याम्बो को खोजने के प्रयास कठिन रहेंगे, क्योंकि 5 दिन बाद ही एक और महिला को शिकार बनाया जाएगा। इस बिंदु पर हत्याएं बंद हो गई और पूरे अगस्त में लुसाका स्ट्रिंगल से जुड़ी कोई भी मौत की सूचना नहीं मिली। हालांकि ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं चला और फिर से 12 सितंबर को एक और शव मिला, लेकिन इस बार हत्यारे ने अपना तरीका बदल दिया। गला दबा कर मारने के बजाय पीड़िता के पेट को इतनी बुरी तरह हमला किया था कि उसकी आंतें शरीर से बाहर निकल रही थी। पुलिस ऐसी अनुमान लगा पा रही थी कि हत्यारा लुसाका स्ट्रिंगलर ही हो सकता है, जो नोरा सोको को भी इसी तरह उसके पेट पर स्पैनर जैसे उपकरण से मारने का प्रयास किया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे लुसाका स्ट्रिंगलर का आतंक फिर से शुरू हो गया था। इस नई हत्या के साथ जाम्बिया में दिल दहला देने वाला सबसे खतरनाक सीरियल किलर एक बार फिर से वापस आ गया था और इससे पूरा राष्ट्र डर गए थे। हालांकि यह स्ट्रिंगलर का अंतिम शिकार होने वाला था, क्योंकि उसका अगला शिकार फिर से जीवित बच जाएगी और कहानी को बताएगी। 17 सितंबर को जोसेफिन मुक्तासा और उसकी बेटी, जिसे वह अपने शरीर में कपड़े से बांध रखी थी, लुसाका के रास्ते बस से मुम्बावा जाने के लिए अपने घर से चिंगोला से निकली। यात्रा के दौरान एक महिला से दोस्ती हुई, जो पेटकाऊ की यात्रा कर रही थी। 8:15 पर वे लुसाका पहुँचे। उन्हें पता चला कि उस शाम उन्हें जहाँ जाना था उस स्थान के लिए कोई बस नहीं है, तो उन्होंने लुसाका में ही एक साथ शरण लेने की फैसला किया। जल्दी उन्हें 2 सैनिकों द्वारा संपर्क किया जाना था, जैसे नोरा साको के साथ पहले हुआ था। सिपाही ने महिलाओं से बात करना शुरू कर दिया, महिलाओं से अपने राष्ट्रीय पंजीकरण कार्ड को दिखाने और वे यहाँ क्या कर रही हैं, इन सब पर सवाल करने लगे। पुरुषों ने तब महिलाओं के पास के एक होटल में रात के लिए उनके साथ जाने का आदेश दिया और महिलाओं का जवाब भी नहीं सुना। सैनिकों ने पेटाकू जा रही महिला का सामान उठाया और स्टेशन से दूर चलने लगे, जिससे लड़की को अपनी संपत्ति का सुरक्षा करने के लिए सैनिकों के पीछे जाना पड़ा। जोसेफिन ने उसके साथ जो महिला थी जाने से इनकार कर दिया और बस स्टेशन पर ही रहने का फैसला किया। कुछ समय बाद उस 2 सैनिकों में से एक सैनिक वापस आकर जोसेफिन को समझाया कि पेटाऊ की महिला के साथ दूसरा सैनिक आराम से होटल में सो रहा है। जोसेफिन हिचकिचाते हुए उस सैनिक के साथ होटल में जाने के लिए तैयार हुई
और वे एक साथ चले गए। लगभग 30 मिनट बाद सैनिक जोसेफिन को एक छोटे से पतले रास्ते पर ले गया और अभी भी वो महिला अपनी बेटी को अपने शरीर से बांधी थी। सैनिक ने अचानक जोसेफिन का गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जब तक वो होश न खो दे उस गर्दन को कसकर दबाता रहा। लुसाका स्ट्रेंगलर के पिछले विक्टिम की तरह आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये जोसेफिन के लिए कहानी का अंत होगा। हालांकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे उस शाम कुछ समय बाद जागी। बाद में जोसेफिन ने पुलिस को बताया कि मुझे होश आया और मैंने देखा कि मेरा बच्चा मेरे बगल में रो रहा था। मेरा राष्ट्रीय पंजीकरण कार्ड जो मेरे सूटकेस में था अब मेरे सिर के पास रखा था, लेकिन वह सूटकेस उसके पास नहीं था। बेहोशी के हालत में उसकी घड़ी और उसकी शादी की अंगूठी भी उस व्यक्ति ने छीन ली थी। जिंदा बचने के लिए उसने राहत मिली। उसने जल्दी से अपने बच्चे को पकड़ी और मदद के लिए कुछ घरों की ओर दौड़ पड़ी और उस रात को उसे रुकने के लिए जगह भी मिल गया। अगली सुबह 8 सितंबर को जोसेफिन ने एसआईटी को हमले की सूचना दी, जो अब जानते थे कि वे निश्चित रूप से जोम्बियन सेना के 2 एक्टिव सदस्य या पुरुषों की तलाश में थे, जो महिलाओं को लुभाने के लिए प्रलोभन देते थे और अपना शिकार बनाते थे। पेटाउक महिला की पहचान कभी नहीं की जा सकी। ना पता चल पाया कि उसके साथ दूसरे सैनिक ने क्या किया होगा, लेकिन उस हत्यारे के पिछले इतिहास को अगर देखा जाए तो यही मालूम पड़ता है कि उसकी भी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस यह नतीजा निकाल रही थी कि नोरा, साखो और जोसेफिन के हमलावर एक ही व्यक्ति थे, क्योंकि दोनों महिलाओं ने जो बयान दिया था लगभग मेल खा रहे थे। पुलिस हमलावर को पकड़ने के लिए जोरों शोरों से एक रणनीति के तहत लग गई थी। 16 सितंबर को पिछले हमले के ठीक एक हफ्ते बाद ही एसआईटी टीम ने एक जाल बिछाया। जोसेफिन के साथ जासूस को वापस काम्बाला बस स्टेशन भेजा और यह योजना बनाई गई कि जोसेफिन उस सीरियल किलर को पुलिस के जाल में फंसाने के लिए खुले में घूमते रहेगी और जासूसों का टीम दूर से उस पर नज़र रखेंगे। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। शाम 7:30 पर सेना की वर्दी में एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। हमले के एक सप्ताह बाद ही हत्यारा जोसेफिन को पहचान नहीं पाया, पर उसने बोला कि शायद मैं आपको कहीं देखा हूँ। जोसेफिन ने एक कहानी बनाई कि वह उससे कभी नहीं मिली और इस शहर में चिंगोला से आई थी। पिछले बार की तरह ही इस बार भी सैनिक ने उससे पूछा कि क्या हुआ, उसके साथ किसी होटल में जाना चाहेगी। जोसेफिन समझ गई थी कि यही वह आदमी था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, और न ही सिर्फ उसने चेहरे से उसे पहचाना, बल्कि उसने उसका घड़ी अपने कलाई में पहना हुआ था जो उस रात चोरी हो गई थी। महिला उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई और सैनिक को इंतजार करने के लिए कहा कि वह अपना सामान लेकर आती है, और वह वहां से जाकर उन अधिकारियों को सतर्क कर दिया जो उस पर दूर से नज़र बनाए रखे थे। जब महिला के द्वारा इशारा किया गया तो अंडर कवर डिटेक्टिव उसे पकड़ने चले गए और कुछ विरोध के बाद सैनिक को दबोच लिया और उसे लुसाका पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वह आदमी जो खुद को लेफ्टिनेंट न्याम्बे बता रहा था, उसकी पहचान लुसाका के हाउस नंबर 23 अराकन बैरक के मिल्टन मुफगुलवा सिपालों के रूप में हुआ। पुलिस अगले दिन ही बैरक में छापा मारा और जोसेफिन के कई सामान के साथ कई अन्य सामान भी बरामद किया, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। जब पुलिस को ये सारे सबूत उसके बैरक से मिला तो सिपालों ने सफाई दिया कि जोसेफिन उसके बैरक में उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए आई थी, पर जब उसने उसके पेट पर एक ऑपरेशन का निशान देखा तो उसने मना कर दिया और अगली सुबह वह अपने बच्चे के साथ बिना अपना सामान लिए चली गई। पुलिस उसकी इस छोटी कहानी पर विश्वास नहीं किया और उसे एक अन्य सैनिक के साथ लुसाका सेंट्रल ले गई, जिसे एक पहचान परेड में भाग लेने के लिए हत्याओं में फंसाया गया था
और यह अन्य सैनिक केनेथ कालवे था, जो अराकन बैरक से ही था। नोरा साखो और जोसेफिन मुक्तासा के साथ 3 गवाहों ने यह पुष्टि किया कि हमलावर वास्तव में मिल्टन सिपालो ही था। हालांकि किसी ने कालवे को दूसरा सैनिक के रूप में नहीं पहचाना। जब महिलाओं के द्वारा इशारा किया गया कि यही वो हत्यारा है, तो उसने सीधा यह बोला कि अगर वे मुझे दूसरों की लाइन से उठा सकते हैं तो मैं वही हूँ जिसने उन्हें मारने की कोशिश की है। उसी दोपहर सिपालों के लिए एक अधिकारियों का टीम बनाया गया, जिसमें सुपरिटेंडेंट मुंडिया भी शामिल थे। उस टीम को सिपालों ने वे सब जगह दिखाया जहां वो महिलाओं को बेरहमी से अपना शिकार बनाता था। उसने यह भी दावा किया कि कालवे ही उसका दूसरा साथी था जो इन घिनौने हरकतों में उसका साथ देता था। कालवे ने उसके बयान से इनकार कर दिया और बोला कि मेरा इन हत्यारों से कोई भी लेना देना नहीं है। तो पुलिस ने दोनों के घर की तलाश फिर से शुरू कर दी। तो सिपालों के घर से लुसाका स्ट्रेंगलर के 9 विक्टिम्स के कई सामान मिले, जबकि कालवे के घर से कुछ नहीं मिला था। तो इस अपराध से जोड़ने वाले सबूतों के अभाव में कालवे को छोड़ना पड़ा। पुलिस को पता था कि आखिरकार उसके पास उसका असली मुजरिम है और जाम्बिया अब चैन की सांस ले सकता है, क्योंकि कुख्यात लुसाका स्ट्रेंगलर अब उनके कब्जे में था। केवल एक चीज़ का अभी भी पता लगाना बाकी था कि उनकी हत्याओं का मकसद क्या था, जिससे लुसाका स्ट्रेंगलर का जानलेवा शासन का अंत समझा जा सके। जबकि सिपालों के अलग ही विचार थे। हत्यारे के रूप में पहचानने के अगले दिन बाद ही जब उसे इंक्वायरी के लिए कॉन्फ्रेंस रूम ले जाया जा रहा था, तो वह पुलिस के गिरफ्त से भागने में सफल रहा और वे वहां से भागकर इमारत की छत पर चला गया। पुलिस स्टेशन के किनारे खड़े होकर उसने हताशा के इस अंतिम कार्य में खुद को नीचे कूदने और आत्महत्या करने की धमकी दी। पुलिस, फायर ब्रिगेड और वहां देख रहे लोगों ने कई प्रयासों के बावजूद वह वहां से जमीन पर छलांग लगा दिया और नीचे जमीन पर गिरकर उसकी मौत हो गई। और इसके साथ ही उसके पापपूर्ण अपराधों की वजह को पूरे देश से छीन लिया। सिपालों की आत्महत्या का मतलब था कि इस मामले के ज़्यादातर भाग एक अनसुले रहस्य बना रहेगा और सच्चा न्याय कभी भी जाम्बिया के पीड़ितों को नहीं मिल पाएगा। उसका मकसद क्या था और उसने पूरी कितनी हत्या की थी? अगर कालवे दूसरा सैनिक नहीं था तो वो कौन था? इन सवालों का जवाब शायद हमेशा के लिए पहेली ही रहेगी। भले ही सिपालो जाम्बिया को छोड़कर चला गया था, लेकिन एक चीज़ जो उसने देश के लिए छोड़ा था, देश का सबसे विपुल सीरियल किलर के रूप में एक अवांछित भीषण विश्व रिकॉर्ड। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और जुड़े रहें मार्क्ड फॉर क्राइम चैनल से। और हम लोग आपके लिए एक से एक अच्छी रहस्यमय कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।